डियर स्टूडेंट्स, मैं सुजीत सर आज आप लोगों के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं डिस्कस कर रहा हूँ। कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 प्रिपेयर होता है और हमें जो प्रिपेयर करना है, जो 12th के बच्चों को पढ़ना है, वो इनडायरेक्ट मेथड से उसे सॉल्व करना सीखना है। ठीक है, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट 2 मेथड्स से प्रिपेयर होता है, एक डायरेक्ट मेथड और दूसरा इनडायरेक्ट। देखिए, सबसे पहले कैश फ्लो में 3 एक्टिविटीज हम प्रिपेयर करते हैं, जो इनफ्लो और आउटफ्लो। कैश फ्लो हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? ताकि हमें पता चले कि हमारा कैश का इनफ्लो क्या है, हमारे पास कितने कैश आ रहे हैं, और हमारे कैश का आउटफ्लो क्या है, हमारे पास से पैसे जा रहे हैं, और वो किन किन एक्टिविटीज में आ रहे हैं और किन किन एक्टिविटीज में वो जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हम 3 एक्टिविटीज से प्रिपेयर करते हैं, एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और तीसरा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मैंने पहले ही बताया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी हम 2 मेथड से प्रिपेयर करते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और दूसरा होता है इनडायरेक्ट मेथड। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए एज सच कोई रूल नहीं है कि उसे डायरेक्ट मेथड से, हमें कोई मेथड नहीं है उसका, हम उसे ऑब्वियस सी बात है उसका कोई मेथड नहीं है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तो उसे हम सिंपली सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी करें। ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑब्वियस सी बात है, ये बिजनेस के ऑपरेशन से रिलेटेड है, इसलिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हमें जो फाइंड आउट करना होता है वो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो कैसे चेक करेंगे? इसका मतलब हम अपने पाँव के बल चल रहे हैं। ठीक है, आप लोगों ने 11th में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर किया होगा, उसमें आप क्या करते हैं? उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करता है, ठीक है, और बैलेंस शीट प्रिपेयर करता है। जब आप ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करता है तो ट्रेडिंग अकाउंट में आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करते हैं, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है जिसे हम नेट सेल्स कहते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ग्रॉस प्रॉफिट होता है ना। इट मींस उसमें जब आप नेट सेल्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है कुछ, और कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है, ठीक है, और नॉन ऑपरेटिंग इनकम होता है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट मेथड समझिए, जब आपको वो समझ में आएगा तो इनडायरेक्ट मेथड समझना ज्यादा आसान होगा। पहले हम पाँव के बल चलना सीखे, तभी हम सर के बल चल सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम पाँव के बल चलना सीखे। देखिए, पाँव से चलो। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, हम सबसे पहले नेट सेल्स लेते हैं। नेट सेल्स में जब हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसमें सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को शो करते हैं। तो क्या हुआ, ग्रॉस प्रॉफिट में जब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करो तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा। इट मींस डायरेक्ट एक्सपेंस में ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाता है। लेकिन हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीजें डालते हैं, तो आपको डायरेक्ट मेथड समझना आसान होगा। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होता है, और कुछ इनकम भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं, जिसे हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम कहते हैं। इट मींस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में सबसे पहले हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को हम ऐड करते हैं और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो क्या आ जाता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, मान लीजिए कंपनी है छोटी सी, तो सबसे पहले एक लेमैन के अनुसार सोचिए कि सबसे पहले उस प्रॉफिट के ऊपर क्या करना होता है, हमें सबसे पहले उस प्रॉफिट के ऊपर टैक्स देना होता है। इट मींस हमने क्या किया, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया है एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, उसमें से हम प्रॉफिट टैक्स को, हम पहले टैक्स को माइनस करता है। अगर हमारी छोटी कंपनी है तो हमने शेयर्स अगर इश्यू किया हुआ है तो शेयर्स, जो शेयर होल्डर होते हैं उन्हें भी हमें प्रॉफिट का कुछ पार्ट देना पड़ता है, उस प्रॉफिट को हम डिविडेंड कहते हैं। कुछ पार्ट ऑफ जो प्रॉफिट का है उसे हम रिजर्व करके रखते हैं
और जो बाकी पार्ट है वो हमारे पास रिटेन हो जाता है, जिसे हम सरप्लस या बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं। हम यही करते थे, ठीक है। अब देखिए, जब हमें इनडायरेक्ट मेथड से चलना है तो हमें कहां से चलना होगा? सरप्लस से, ठीक है। और इस सरप्लस से अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट के ऊपर पहुंचना है, ठीक है। ये सरप्लस से, जिसे हम बैलेंस इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, उससे चलकर अब हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे पहुंचना होगा। तो देखिए, अब यहां से चलिए, सबसे पहले हमने क्या किया? सरप्लस लिया। सरप्लस में अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में से हमने टैक्स को माइनस किया है, डिविडेंड को माइनस किया है, रिजर्व को माइनस किया हुआ है, तो सरप्लस आया। तो सरप्लस में क्या करना होगा? इन तीनों को ऐड करेंगे। ऐड कीजिए, एक सिंपल वर्ड याद रखिए, ट्रिप। आपके घर में बिजली होगी, लाइट जाती होगी, क्या हुआ? अब क्या कहते हैं? लाइट ट्रिप हो गई। बस यही एक सिंपल वर्ड आप याद रखिए, ठीक है। 3 वर्ड्स केवल आपको याद रखना है 12th के लिए, जिससे आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंप्लीटली निकाल लेंगे इनडायरेक्ट मेथड से। तो फर्स्ट वर्ड है ट्रिप, टी फॉर टैक्स, जिसे हम प्रोविजन फॉर टैक्स कहते हैं इन अकाउंटिंग लैंग्वेज। आर फॉर रिजर्व, तो जो भी हम ट्रांसफर कर रहे हैं रिजर्व्स में, यहां पर वो अमाउंट हम ऐड करते हैं। आई फॉर इंटरिम डिविडेंड एंड पी फॉर प्रपोज डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? जब किसी भी कंपनी का एनुअल डायरेक्टर मीटिंग्स होती है, ठीक है, तो उन मीटिंग्स के बीच में, नॉट एट द टाइम ऑफ द मीटिंग और नॉट ड्यूरिंग द मीटिंग, उन मीटिंग्स के बीच में कभी भी इंटरिम डिविडेंड को डिक्लेयर किया जाता है, और वंस द इंटरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर, इट इज पेड टू द शेयरहोल्डर। इट मींस इट बिकम्स द फाइनल डिविडेंड, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड जब भी डिक्लेयर होगा वो फाइनल डिविडेंड हो जाता है। इसलिए इंटरिम डिविडेंड का केवल एक अमाउंट आपके क्वेश्चन में गिवन होगा। प्रपोज डिविडेंड क्या होता है? प्रपोज डिविडेंड सबसे पहले जो डायरेक्टर्स की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, उसमें पहले प्रपोज होता है कि आप किस रेट से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देंगे। देन द एक्सेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स इज टेकन, कि वो इसे रेडी है लेने के लिए या नहीं। एंड वंस द कंपनी रिसीव्स द एक्सेंट ऑफ द शेयर होल्डर्स, एक बार उन्हें जब उनका एक्सेंट मिल जाता है तो वो फाइनल डिविडेंड हो जाता है। इट मींस जो प्रपोज डिविडेंड है, अगर इस साल हमने एट द एंड ऑफ द ईयर एनुअल जनरल मीटिंग के समय हमने उसे डिक्लेयर किया, ऑब्वियस सी बात है कि जो शेयर होल्डर्स है उनका एक्सेंट मिलते वो नेक्स्ट ईयर हो जाता है, तो उसकी पेमेंट जो है वो नेक्स्ट ईयर होती है। इसलिए प्रपोज डिविडेंड में जो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट गिवन होगा, हम केवल वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो कहां पर आप पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इट मींस आप इस जगह पर पहुंच गए। अब देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया है, तभी आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इट मींस हमें नेट प्रॉफिट नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को जो है ऐड करना होगा। हम इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। तो आप 4 एक्सपेंसेस याद रखिएगा 12th के लिए, 4 एक्सपेंसेस याद रखिएगा, ठीक है। और वर्ड याद रखिएगा दिल जी। आप सबके पास दिल है जिसे बहुत संभाल कर रखना है, इसलिए थोड़ा रेस्पेक्ट के साथ उसका नाम ले लीजिए, दिल जी, ठीक है। तो दूसरा वर्ड जो आपको याद रखना है वो है दिल जी। दिल जी, D stands for depreciation, I stands for interest on loan and debentures, L stands for loss on sale of fixed assets, and G stands for goodwill or patent written off. आपके इंटेंजिबल एसेट्स में 12th के लेवल में केवल गुडविल और पेटेंट ही आ सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो G stands for goodwill और patent written off। अब आप कहां पहुंच गए? आप नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस पे पहुंच गए। अब आपको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम को क्या करना होगा? माइनस करना होगा, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में क्या चीजें आती हैं? आप ऊपर आपने ट्रिक याद कर रखी है
केवल टी को हटा दीजिए, डी इसमें डाल दीजिए। मीन्स थर्ड वर्ड जो आपको याद रखना है वो है ड्रिप। ठीक है, डी स्टैंड्स फॉर डिविडेंड रिसीव्ड। ये ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग इनकम है। ठीक है, क्योंकि हम शेयर्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं अगर हम किसी भी कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो, और उससे हमें जो भी इनकम आ रहा है वो इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, इसलिए हमने इसे यहां माइनस किया क्योंकि यहां पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को फाइंड आउट कर रहे हैं। रेंट रिसीव्ड, ऑब्वियस सी बात है ये भी इन्वेस्टिंग इनकम है, इसलिए इसे भी हमने माइनस किया। आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड, हमने फिक्स डिपॉजिट करवाया, हमने किसी कंपनी का डिबेंचर्स खरीदा, इट मींस हमने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उसके ऊपर ही इंटरेस्ट मिल रहा है, इट मींस इट इज आल्सो एन इन्वेस्टिंग इनकम, इसलिए हमने इसे माइनस किया। एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। तो देखिए ये केवल 3 वर्ड आपको याद रखना है, ट्रिप, दिलजी और ड्रिप। तो आप कहां पहुंच जाएंगे? आप पहुंच जाएंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस पे। ठीक है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। आपने गुड्स को सेल किया, डेटर्स बन गए, जब आपने उधार बेचा तो आपने उधार खरीदा तो क्रेडिटर्स बन गए। इट मींस ये सारे के सारे जितने भी करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटीज हैं, ये सारे बिजनेस का ऑपरेशन की ही पार्ट होते हैं। ठीक है, तो आप ऑपरेटिंग ऑफ प्रॉफिट के ऊपर आप पहुंच गए। यू हैव डिटरमाइन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ओके, यू हैव डिटरमाइन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप हमेशा याद रखिएगा कि जब भी करंट एसेट्स डिक्रीज होगा हमारे पास पैसे आएंगे, इट इज एन इनफ्लो ऑफ कैश। आप एक एग्जांपल से समझिए, सपोज वी हैव अ डेटर्स ऑफ 10,000। ठीक है, डेटर्स जो है रिड्यूस हो गया, 5,000 हो गया। 5,000 कैसे कम हो गया? इट मींस उस डेटर्स ने हमें 5,000 रुपए की पेमेंट कर दी। स्टॉक है 10,000 का, अब हमारे पास 2,000 स्टॉक है, 8,000 कैसे कम हो गया? हमने उसे सेल करके पैसे ले लिए। इट मींस जब भी करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है वो इनफ्लो ऑफ कैश है, हम ऐड करेंगे। ठीक है, लायबिलिटीज अगर इंक्रीज हो रहा है वो भी इनफ्लो ऑफ कैश है। मान लीजिए कोई क्रेडिटर है 5,000 रुपए का, हमने उससे 5,000 रुपए लिए हुए, अब वो बढ़कर 10,000 रुपए हो गया, तो कैसे हमारी लायबिलिटी बढ़ गई? ऑब्वियस सी बात है कि हमने उससे पैसे 5,000 और ले लिए। इट मींस जब भी डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज होगा वो इनफ्लो ऑफ कैश होगा, हम उसे ऐड करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। और अगर इंक्रीज इन कैश एसेट करंट एसेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज है तो हम उसे माइनस करेंगे। किससे क्या डिटरमाइन हो जाएगा? अब हम कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन डिटरमाइन करेंगे और टैक्स पेड को हम माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा? कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इनडायरेक्ट मेथड में केवल आप ये 3 चीजें याद रखिए, 3 वर्ड्स याद रखिए, आपका सारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्लियर हो जाएगा। क्या आप सरप्लस लीजिए, उसमें ड्रिप को ऐड कीजिए, दिलजी को ऐड कीजिए, ड्रिप को माइनस कीजिए, आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया। आपको पता है, आप लोगों ने टर्म 1 में भी पढ़ा होगा कि वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज होता है। इट मींस वर्किंग कैपिटल इंक्लूड्स बोथ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो मैंने आपको बताया कि करंट एसेट्स अगर डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज इंक्रीज हो रहा है, वो इनफ्लो ऑफ कैश उसे ऐड करेंगे। करंट एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हो रहा है। आपको पता है कि अगर लायबिलिटीज जब भी डिक्रीज होगा जब आप उसकी पेमेंट करेंगे। ठीक है, इट मींस हमारे पास से जब भी लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है, हमने कैश हमारे पास से जा रहा है, हमने पेमेंट करी है। तो अगर इंक्रीज हो रहा है करंट एसेट्स और डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटीज तो क्या होगा? उसे हम माइनस करेंगे, आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें से टैक्स पेड माइनस करेंगे, कैश फ्लो या यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ जाएगा। अब मैं आप लोगों को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी समझा रहा हूं।